आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 2 दिनों से भारतीय चैनलों पर और तमाम सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर है जो सुर्खियां बटोर रही है, और वो है AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला। क्यों, किस लिए, किसने क्यों किया, कारण क्या था, मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, ये सारी बातें तो अपनी जगह अब तक मौजूद ही हैं। लेकिन हाँ, संसद भवन में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जब अपने ऊपर हुए हमले पर दहाड़ना शुरू किया तो बात ये सामने आई कि आपको Z कैटेगरी की सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, ठीक है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नहीं, हमें Z कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी की इजाजत मिल जानी चाहिए और मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या मंच भी बुलेट प्रूफ बनेगा? क्या पद यात्रा में आगे आगे कोई बुलेट प्रूफ लेकर चलेगा? इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न, कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का मकसद क्या था? कौन है वो लोग जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया? क्यों किया? किसने करवाया? उद्देश्य और मकसद क्या था? अब तक जो बयान सामने आए हैं उसमें सचिन हिंदू, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, वो अपने नाम के आगे लिखता है राष्ट्रभक्त सचिन हिंदू। ये उसका आप प्रोफाइल जब निकालेंगे तो चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या जो भी हो, ट्विटर हो, वो अपने नाम के आगे राष्ट्रभक्त सचिन हिंदू लिखता है। बहरहाल, तो जो मुख्य आरोपी है राष्ट्रभक्त सचिन हिंदू, उसका बयान कैमरे के सामने तो नहीं आया, लेकिन पुलिस के द्वारा जो बातें सामने आई है उसमें यह है कि उसका यह कहना है कि ओवैसी ब्रदर्स के हिंदू विरोधी शब्दों से आहत होकर हमने यह कदम उठाया और मैं पिछले कई महीने से इस फिराक में था कि ओवैसी ब्रदर्स पर अगर मौका मिले तो मैं हमला करूं। मैं आपको बहैसियत पत्रकार यह बता दूं कि कई मौके पर मैंने ओवैसी साहब के सामने खुद अपना माइक लगाया है। कई बार हमने उनके प्रोग्राम को कवर किया है। कहीं कोई ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है जिसमें हमलावर अगर चाहे तो हमला न कर सके, यानी हमला करने के कई मौके थे, लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। बिहार चुनाव हो, बंगाल चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, पद यात्राएं भी हुई हैं और डोर टू डोर भी हुआ है, लेकिन बैरिस्टर साहब पर कभी हमला नहीं हुआ। और नेताओं की तरह कभी स्याही या इस तरह की जो दूसरी घटनाएं घटती हैं, काले झंडे, ये भी कभी नहीं हुए। फिर ये क्या हो गया अचानक? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सबसे प्यारे दुलारे छोटे भाई और बड़बोले नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के वो बयान जिसको अब कोट किया जा रहा है, उसको अब एक बहुत लंबा अरसा हो चुका है, यानी कई साल पहले का वो बयान है 15 मिनट वाला। तो अगर ये कहें कि उस बयान से आहत होकर, मैं समझता हूं इस तर्क में भी कहीं दम बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर वजह क्या थी कि अचानक यह मामला हुआ? तो आइए इसी वजह पर हम बहस करने के लिए और बताने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। लेकिन विनती और गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और अब तक अगर आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। जो भी आपके मन में आए आप लिखें, आप आजाद हैं, भारत भी आजाद है, इसलिए आप लिख सकते हैं। हाँ, गाली गलौज नहीं, सब शब्दों में जो भी लिखना हो इसकी अनुमति और इजाजत है और स्वागत है। तो चलिए मैं बताता हूं कारण क्या था। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव का अलार्म बजते ही 2 महीना पहले ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डेरा डाल दिया था उत्तर प्रदेश में। लगातार इनकी सभाएं हो रही थी, रैलियां हो रही थी, तब कोरोना ने दस्तक नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे हुए, आजमगढ़ की वो सभा आपको याद ही होगी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई सभाएं कर चुके, योगी जी कर चुके, और पूर्वांचल एक्सप्रेस भी आपके नजर में होगा, बड़ी सभा हुई थी जब सरकारी बसों का इस्तेमाल हुआ था। ये सब कुछ होने के बाद राशन का समय जब खत्म हो रहा था, राशन जो फ्री में मिल रहा उसका समय नवंबर में खत्म हो रहा था, उसको बढ़ाकर मार्च तक किया गया, उसको बढ़ाकर मार्च तक किया गया, उसको बढ़ाकर मार्च तक किया गया। 3 बार इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आपके खोपड़िया में घुस जाए। मार्च में 10 मार्च को चुनाव का डिक्लेयर मामला हो जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा पता चल जाएगा। मार्च के बाद फ्री का राशन बंद होना है, तो फ्री वालों भी जरा ध्यान से याद रखना, मार्च तक ही बढ़ाया गया है। तो ये सब कुछ करने के बाद और राशन में कुछ इजाफा कर दिया गया, नमक तेल भी डाल दिया गया, घी के पैकेट भी डाल दिए गए, यानी योगी सरकार की तरफ तमाम कोशिशें की गई कि मतदाताओं को अपनी ओर खींचा जाए। तब तक समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी हरकत में नहीं आई थी। कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी मैदान में घूम रही थी, वो लगातार घूम रही थी, तमाम हादसों में पीड़ित परिवारों से मिलना और तमाम जगहों पर जाना इत्यादि इत्यादि। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था, लेकिन सपा और बसपा पूरी तरह से हरकत में नहीं आई थी। तब की बात, बसपा के बारे में तो अमित शाह ने स्वयं रैली में कहा कि बहन जी की तो अभी ठंडी खत्म नहीं हुई है, मतलब समझ गए, बहन जी सोई हुई थी आराम से। तो आखिर ये हुआ क्या जो अचानक हमले की नौबत आ गई? मैं वही बताने के लिए तो खड़ा हुआ हूं आपके सामने, मैं आया हूं इसीलिए कैमरे के सामने कि मैं आपको इस सच्चाई को बताऊं और एक गिलास पानी पीकर इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को अंत तक सुने। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का दौर शुरू हुआ और जयंत चौधरी सपा के गठबंधन में शामिल हुए, ओम प्रकाश राजभर ने ताल ठोकना शुरू किया और जातियों के ऊपर हुए अत्याचार, उत्पीड़न और उसके अधिकार के हनन की बात जब सामने आने लगी और लगातार शिक्षक बहाली और तमाम बहालियों में जो जाति विशेष के अधिकार का हनन हुआ, वो मुद्दे जब उठने लग गए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बैकवर्ड और ब्राह्मण नेता, बैकवर्ड और ब्राह्मण नेता, बैकवर्ड और ब्राह्मण नेता, 3 बार बता रहा हूं, बीच के कोई नेता नहीं गए, कोई ठाकुर छोड़कर नहीं गया, बैकवर्ड और ब्राह्मण नेता जब पार्टी छोड़कर भागने लग गए और भगदड़ जब मच गया तो भारतीय जनता पार्टी की हवा उखड़ने लग गई। और जैसे ही जयंत और अखिलेश की जोड़ी ने विजय रथ पर सवार होकर मतदाताओं से मिलने का सिलसिला शुरू किया और उसमें हजारों की जो भीड़ जमा होने लग गई, तब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर शिकन आ गया और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं कैराना, और कैराना को कोरोना बोलते हैं, जो वीडियो मैं आपको चला चुका हूं। कैराना में मुद्दा रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई का नहीं, राशन का भी जिक्र नहीं, बल्कि पलायन और हिंदू मुस्लिम का जिक्र शुरू होता है। और जाटों को कहा जाता है कि तुम तो मुगलों से लड़े थे, हालांकि इतिहास में कहीं इसका जिक्र है नहीं, बहरहाल। और 600 वर्षों से मैं लड़ रहा हूं, ये अमित शाह जी ने कहा। अमित शाह जैन है और जैन के धर्म में लड़ने का है ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, मगर पता नहीं कैसे जैन है, ये लड़ ही रहे थे अंग्रेज से। लड़ते लड़ते पहले मुगल से लड़े, फिर तुगलक से लड़े, फिर ऐबक से लड़े, फिर खिलजी से लड़े, फिर बलबन से लड़े, लड़ते लड़ते फिर अंग्रेज से लड़े और उसके बाद नेहरू से लड़े और लड़के यहां तक पहुंच गए कि वो भारत के गृह मंत्री बन गए। बहरहाल बहुत लंबा इतिहास, इनकी उम्र 700 साल है। तो ये सारे भाषण होने लग गए उत्तर प्रदेश में। इन भाषणों के बाद आपको याद होगा लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि न अली रहेगा न बाहुबली रहेगा, यहां तो सिर्फ बजरंग बली रहेगा। तमाम कोशिशों के बाद भी जब हवा का रुख भाजपा के खिलाफ दिखने लगा और ओवैसी साहब का जादू चल नहीं पा रहा था, रिपोर्टें ये बता रही थी कि एक भी सीट शायद ओवैसी साहब के खाते में जाए। ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रास्ता था कि पोलराइज कैसे हो, कैसे इसको कॉमनल जो है रंग दिया जाए। और उसके लिए कोई रास्ता जब नहीं बचा तो सुनियोजित और सुसज्जित हमले ये हुए हैं जो ओवैसी साहब पर हुए हैं। और हमला करने वाला कौन है उसकी तस्वीर आप तक पहुंच चुकी होगी। योगी आदित्यनाथ जी के परम मित्र, खास मित्र, आगे पीछे चलने वाले कई तस्वीरों में नजर आते हैं। साहब माने योगी साहब के एकदम करीबी। तो मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ अगर हमलावर हो
तो क्या हो गया है मतदाताओं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इतनी आसानी से फार्मूला समझना चाहिए कि खेल हो क्या रहा है। योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ तस्वीर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर और भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं के साथ राष्ट्रभक्त सचिन की तस्वीरें वायरल हो रही है। मतलब यह है कि अगर उसने गोली चलाई है तो किसके कहने पर और क्यों चलाई है और हमला का मकसद क्या है, इसको अब इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। इतने पर भी अगर नहीं समझ सके तो फिर शायद कभी नहीं समझ पाएंगे लोग कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने तय किया था कि ऐसा कुछ हो कि इससे माहौल हिंदू मुस्लिम का बने। उनको यह लग रहा था कि इस हमले की खबर सुनने के बाद उत्तर प्रदेश का मुसलमान सड़कों पर उतरेगा, हंगामा काटेगा और फिर माहौल खराब होगा, पुलिस लाठी चलाएगी और हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाएगा और बस 5 दिनों की बात है, उत्तर प्रदेश चुनाव हम जीत लेंगे। एक बात और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति इस समय जो तस्वीर है उसमें सिर्फ पश्चिम के 2 चरणों के चुनाव में ही मुस्लिम प्रभावी मतदाता हैं। पूरब में कुछ विधानसभाओं को छोड़कर बाकी विधानसभाओं में प्रत्याशी भी मुसलमान नहीं है और मतदाता भी बड़ी तादाद में नहीं है, तो वहां तो इनका ये एजेंडा हिंदू मुस्लिम वाला सेट नहीं होगा। पश्चिम में इसलिए सेट हो जाता है कि पश्चिम में कई ऐसे विधानसभा हैं जहां 40, 50, 55 और 60% मुस्लिम मतदाता हैं, वहां प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं, तो इनको यह लगता कि यहां आसानी से यह गेम खेला जा सकता है हिंदू मुस्लिम का। तो यह हिंदू मुस्लिम के गेम को खेलने के लिए और इसमें आग में तेल और घी डालने के लिए ओवैसी साहब पर हमला कराया गया था। हमला करने वाले का कोई मकसद नहीं। जो बयान आ रहा हमला करने वाले का कि हम आहत थे, तो भैया तुम कब से आहत थे? जब आहत थे तो राहत में क्यों थे इतने सालों से? बयान तो 5-7 सालों से ओवैसी साहब का चल रहा है और ओवैसी साहब के छोटे भाई तो आग लगातार उगल रहे हैं, तो तुमने पहले क्यों नहीं हमले किए? अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर है, मतदान के 100 घंटे बचे हों, तो इस तरह का माहौल बनाना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस षड्यंत्र के तहत इस तरह के कायराना हमले को अंजाम दिया है। लेकिन साथ ही साथ एक बधाई भी दिया जाए कि जो मुस्लिम सपोर्टर और नॉन सपोर्टर दोनों, जो सपोर्टर्स ओवैसी साहब के थे वो भी और दूसरे अन्य लोगों ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, सड़क पर नहीं उतरे हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन आगे भी इस तरह के चालों में न फंसे, इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी चुनाव 1 महीने और चलेंगे और बहुत सारे हथकंडे और हथियार, अभी तरकश में बहुत सारे ऐसे तीर हैं जो भारतीय जनता पार्टी आजमाएगी और धार्मिक शब्दों में कहें तो ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। पता नहीं उसकी रेंज में कौन कौन आएगा। तो आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मतदान धार्मिक भावनाओं से, दलगत भावनाओं से, क्षेत्रीय भावनाओं से, भाषाई भावनाओं से ऊपर उठकर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, कृषि, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे पर करें। इसी में आपकी, हमारी और पूरे राज्य की, सबकी भलाई है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के पल पल के अपडेट के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया।